नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 13, जिसका शीर्षक है एक तिनका। इस कविता के कवि हैं श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इस कविता में कवि ने एक तिनके के माध्यम से घमंड न करने की शिक्षा दी है। सबसे पहले कविता का वाचन करते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यों मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। समझते हैं इसको। शुरुआत है मैं। इस मैं शब्द में काफ़ी सुंदरता है। कवि ने अपने लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। जब कवि कहता है कि मैं घमंडों में भरा, लेकिन जब पढ़ने वाला इसको पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि वो अपने लिए कह रहा है। और मैं शब्द का अर्थ ही है अहंकार, मैं की भावना, घमंड। कवि क्या कहता है? मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, कि मैं घमंडों में भरा हुआ था और अकड़ा हुआ था, ऐंठा हुआ था। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, एक दिन मैं घमंडों में भरा हुआ, अभिमान युक्त हुआ, अपने घर पर मुंडेर पर खड़ा था। मुंडेर का अर्थ होता है छत का किनारा। छत के ऊपर जो एक बाउंड्री होती है उसको मुंडेर कहते हैं। कि मैं अपने घर की छत पर जब मुंडेर पर खड़ा था, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आकर मेरी आंख में पड़ा, मेरी आंख में आ गिरा। किस समय का वर्णन है? कवि कहाँ खड़ा है? अपने घर पर, छत पर, मुंडेर पर। मुंडेर यानी छत की किनारी पर खड़ा है। किस भाव से खड़ा है? घमंडों में है, घमंड है। किस बात का घमंड हो सकता है कवि को? हो सकता है उसके अपने ज्ञान का घमंड हो, अपने धन का घमंड हो, या अपनी प्रसिद्धि का घमंड हो। किसी भी चीज का अभिमान हो सकता है, व्यक्ति को घमंड हो सकता है। तो इस तरह से वो घमंड की स्थिति में खड़ा था। इतने में एक तिनका दूर से उड़ता हुआ आया और कवि की आंख में आ पड़ा। फिर क्या हुआ? मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। जैसे ही तिनका कवि की आंख में गिरा, कवि अचानक तिलमिला उठा, झिझक उठा और बेचैन हो गया, परेशान हो गया। लाल होकर आंख भी दुखने लगी। जैसे ही तिनका आंख में गया, आंख लाल हो गई और दुखने लगी। हम सब ने कभी ना कभी ऐसा अनुभव किया है। कुछ आंख में पड़ जाता है तो बेचैनी, परेशानी होने लगती है। मूठ देने लोग कपड़े की लगे। जैसे ही आंख में तिनका गया, कवि तो बेचैन हो गया। इतने में जो आसपास लोग थे वो कवि की मदद के लिए, कवि की सहायता के लिए सामने आए। उन्होंने क्या किया? कपड़े की मूठ बनाई। मूठ क्या होता है? किसी कपड़े को लिया, उसका पोटली सी बनाकर फूंक मारकर आंख पर सिकाई करते हैं, उसको कहते हैं मूठ देना। कपड़े को गोल बनाकर उसकी सिकाई आंख में करना। आसपास लोगों ने जब कवि को बेचैन होते देखा तो वे उसकी हेल्प के लिए, सहायता के लिए आए और कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आंख पर सिकाई करने लगे। ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। जब ऐसा किया, या लोगों के प्रयास से, प्रयत्न से तिनका तो निकल गया, लेकिन साथ ही जो कवि की ऐंठ थी, अकड़ या घमंड था, वो भी निकल गई। दबे पांव जाना मुहावरा है ये, चुपके से निकल जाना, बिना आवाज किए चले जाना। अर्थात कवि को पता ही नहीं लगा कि कब उन लोगों से उसने हेल्प ली, उन लोगों की मदद ली जिनको वो तुच्छ समझता था, छोटा समझता था। तो ऐसे में कवि का घमंड चूर चूर हो गया, दूर हो गया। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, ढब यानी ढंग, तरीका। जब किसी ढंग से तिनका निकल गया,
या लोगों के प्रयास करने से जब तिनका निकल गया, तब समझ ने यों मुझे ताने दिए। समझ यानी बुद्धि। तब कवि की बुद्धि ने उसको उलाहना दिया, ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, किस बात की घमंड करता रहा तू हमेशा। एक तिनका है बहुत तेरे लिए, तुम्हें समझाने के लिए या तुम्हारा घमंड दूर करने के लिए एक तिनका ही पर्याप्त है। अर्थात किसी भी चीज को हमें छोटा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। कभी भी किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी छोटी वस्तु भी हमारा घमंड दूर कर सकती है। यही इस पाठ की शिक्षा है। अब अभ्यास कार्य के प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। वाक्य का एक ढंग होता है लिखने का, शब्दों का एक क्रम होता है, कब कर्ता क्रिया किस तरीके से लिखा जाना है, उनका एक अर्थ होता है, उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य में दो चीजें होती हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और जो कहा जाए वो विधेय कहलाते हैं। उसी हिसाब से हमें इन वाक्यों का क्रम ठीक करना है। दो उदाहरण दिए गए हैं। एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, तो इसको हम सही क्रम से लगाते हैं। मेरी आंख में एक तिनका पड़ा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, लोग कपड़े की मूठ देने लगे। लोग उद्देश्य है, कपड़े की मूठ देने लगे विधेय है। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, तो इसको सीधा क्रम में कैसे करेंगे। एक दिन जब मुंडेरे पर खड़ा था, खड़ा था क्रिया बाद में करेंगे। एक दिन जब मुंडेरे पर खड़ा था, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, तो आंख को हम पहले रखेंगे, आंख भी लाल होकर दुखने लगी। ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी, विशेषण पहले लगा दो, ज्यादा कुछ नहीं करना है। बेचारी ऐंठ दबे पांव भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, इसमें भी ज्यादा क्रम नहीं बदलना है। जब किसी ढब से तिनका निकल गया, निकल गया क्रिया बाद में, जब किसी ढब से तिनका निकल गया। प्रश्न, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। पूरी घटना क्या है कि कवि अपने घर की छत पर या मुंडेर पर घमंड के भाव से खड़ा था। उसी समय अचानक उसकी आंख में एक तिनका आकर गिर गया, जिससे वह बेचैन हो गया और लोगों के प्रयास से जब तिनका निकला तब उसे एहसास हुआ कि घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड दूर करने के लिए एक तिनका ही पर्याप्त है। तीसरा प्रश्न, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। जब आंख में तिनका पड़ा तो कवि बेचैन हो गया, तिलमिला उठा और उसकी आंख भी लाल होकर दुखने लगी। प्रश्न नंबर 4, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया। घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाई और उसकी आंख से तिनका निकाला। भाषा की बात, किसी ढब से निकलना का अर्थ है किसी ढंग से निकलना। ढब से जैसे कई वाक्यांशों से आप परिचित होंगे। ढब से एक वाक्यांश है, ये वाक्य नहीं है, एक वाक्यांश है। धम से एक वाक्यांश है, लेकिन ध्वनियों में समानता होने के बाद भी ढब से और धम से जैसे वाक्यांशों के प्रयोग में अंतर है। धम से, छप से इत्यादि का प्रयोग ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने के लिए किया जाता है। नीचे कुछ ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने वाले वाक्यांश और कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों के खाली स्थान भरिए। इनको हम क्रिया विशेषण भी कह सकते हैं, जैसे छप से, टप से, थर्र से, फुर्र से या सन से। मेंढक पानी में डैश कूद गया। जब पानी में कोई चीज जाती है तो उसकी आवाज को हम कहते हैं छप से। तो मेंढक पानी में छप से कूद गया। नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद डैश से चू गई। पानी की बूंद गिरने की आवाज टप से कहलाती है, टप से चू गई। शोर होते ही चिड़िया डैश उड़ी। चिड़िया कैसे उड़ती हैं,
फुर्र से उड़ गई। ठंडी हवा डैश से गुजरी, कैसे गुजरी? सन से। और मैं ठंड में डैश कांप गया, थर्र से कांप गया। सबसे पहले मेंढक पानी में छप से कूद गया, दूसरे में टप से चू गई, तीसरा फुर्र से उड़ी, चौथा सन से, और मैं ठंड में थर्र से कांप गया। धन्यवाद।